दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े दफ्तर का पीएम ने किया उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पूरा हाईटेक है नया कार्यालय। मोदी ने कहा, हमारी पार्टी राष्ट्रभक्ति के लिए प्रतिबद्ध। उपचुनाव के लिए सपा का पीस पार्टी और निषाद पार्टी से गठबंधन। गोरखपुर से इंजीनियर प्रवीण कुमार होंगे संयुक्त उम्मीदवार। सपा के सिंबल पर लड़ा जाएगा चुनाव। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। 21-22 फरवरी को होना है यूपी इन्वेस्टर समिट। वाराणसी में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। आज संस्कृत विश्वविद्यालय में संघ समागम के स्वयंसेवकों को करेंगे संबोधित। करीब 21,000 स्वयंसेवकों को मोहन भागवत देंगे मूल मंत्र। हापुड़ के सैयदपुर गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत का माहौल। बीते एक हफ्ते में 2 लोगों को कर चुका है घायल। तेंदुए की तलाश में जुटे ग्रामीण। झांसी के बरुआ सागर मार्ग पर बीते कई घंटों से लगा जैम। पुलिस की रेलिंग तोड़कर फंस गया था ट्रक। हजारों की संख्या में दोनों ओर से फंसे वाहन। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने परिवार के साथ ताजमहल के किए दीदार। कल भारत दौरे पर पहुंचे थे कनाडियन प्रधानमंत्री। आज शाम को ताज महोत्सव का शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि। उपचुनाव के लिए सपा ने नई रणनीति बनाई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पीस पार्टी और निषाद पार्टी से गठबंधन कर लिया है। अगर बात करें गोरखपुर सीट की, तो वहां से इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद गोरखपुर से संयुक्त प्रत्याशी होंगे। प्रवीण कुमार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि संजय निषाद की पार्टी है निषाद पार्टी और पीस पार्टी के प्रमुख डॉक्टर अयूब है। आज के दिन मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का धन्यवाद भी देता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। दोनों नेता, दोनों दल हमारे समाजवादी पार्टी का सहयोग करने के लिए इस चुनाव में जीत हो, लोगों के बीच में संदेश जाने के लिए जो फैसला लिया है, मैं दोनों दल के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही डॉक्टर संजय निषाद को इसलिए भी धन्यवाद कि उन्होंने अपने बेटे को आगे कर करके समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ाने का भी फैसला लिया है और इनका दल हमारा सहयोग करेगा। तो देखा आपने, ये नई तरह की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है उपचुनाव के लिए। हमारे संवाददाता अलाउद्दीन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, यूं तो सब अपनी अपनी नई रणनीति बनाने पे जुटे हैं उपचुनाव को लेकर, लेकिन समाजवादी पार्टी की ये नई जो रणनीति बनाई गई है समाजवादी पार्टी की ओर से, ये रणनीति क्या कहती है आने वाले वक्त के लिए? ये 2 तस्वीरें बहुत ज्यादा साफ हो गई हैं इस उपचुनाव के जो घोषणा हुई है। इससे नंबर 1 की समाजवादी पार्टी जिस तरह से पहले फॉरवर्ड में जा करके राजनीति करने की कोशिश कर रही थी, अब उससे जो है समाजवादी पार्टी ने तौबा कर लिया है। पीस पार्टी के साथ साथ निषाद समाज के साथ जो कोलिशन बना है, इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ओबीसी राजनीति की तरफ मुड़ रही है। जहाँ तक गोरखपुर की बात है, गोरखपुर में जो जातिगत आंकड़े हैं, उन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रख करके इस टिकट की घोषणा की है, क्योंकि जिनका टिकट किया गया है वो खुद निषाद पार्टी से संबंध रखते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इसकी बड़ी कुर्बानी इसलिए दे रही है क्योंकि उसको उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देना है कि जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, जो मुख्यमंत्री की सीट थी, वहां पर उन्होंने उनको कांटे की टक्कर दी या फिर चुनाव में जीत हार का फैसला हुआ। तो कुल मिलाकर के सिंबॉलिक तौर से, संकेतात्मक रूप से गोरखपुर से समाजवादी पार्टी एक पॉजिटिव मैसेज चाहती है, चाहे उसके लिए इस पार्टी या निषाद पार्टी से गठबंधन क्यों ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर के अब लड़ाई थोड़ी रोचक हो जाएगी और खासतौर से समाजवादी पार्टी। अलाउद्दीन, चारों ओर हाथ मिलाती समाजवादी पार्टी को काफी निराशा हाथ लगी है, लेकिन अब ये जो गठबंधन है ये क्या कह रहा है?
गोरखपुर सीट का जिक्र आपने किया, बहुत महत्वपूर्ण सीट वो कही जाती है। ऐसे में क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं इस गठबंधन के साथ? देखिए, जातीय आंकड़े हैं गोरखपुर के, उसमें जो निषाद समाज का वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा वहां पर वैरी करता है। दूसरा यादव मुस्लिम जो है वोट बैंक की सीट पर है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी की नजर इस बात पर है कि उनको एक तो निषाद समाज का उनको वोट मिल पाएगा, बाकी यादव और मुसलमानों को वोटों पर दावेदारी खुद समाजवादी पार्टी करती रही है। इसके अलावा वहाँ की जो एक लोकल पार्टी है जिसका उदय गोरखपुर के बढ़लगंज से हुआ था, पीस पार्टी, उससे भी कोलेशन करने का मकसद यही है कि चौतरफा एक साथ प्रेशर बनाया था भारतीय जनता पार्टी पर। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने गई थी वहां पर छोटे छोटे दलों को अपनी तरफ उसने किया था। समाजवादी पार्टी को भी लगता है शायद ये फार्मूला उनके लिए कारगर साबित हो सकता है और शायद इसीलिए आज इतना बड़ा कदम समाजवादी पार्टी की तरफ उठाया गया। अलाउद्दीन प्रवीण कुमार के संदर्भ में अगर बात की जाए, गोरखपुर से संयुक्त प्रत्याशी होंगे प्रवीण और सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, कितनी पकड़ इस सीट पर उनकी, क्या वहां की जनता का रुख हो सकता है आने वाले वक्त को लेकर, इन चुनावों को लेकर? देखिए, स्पेशली जहाँ तक प्रवीण का संबंध है, वो खुद पेशे से इंजीनियर है और उनकी उम्र अभी बमुश्किल 30 साल है। निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, उनके लड़के हैं। और फिलहाल जहाँ तक इनका पॉलिटिकल करियर का मामला है तो इनका ओन कोई ऐसा जनाधार नहीं है, लेकिन इनके पीछे जो तर्क बताया जा रहा है, एक तो उनके पिता की मेहनत, दूसरे जो समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी कुर्बानी देते हुए अपने कार्यकर्ता या किसी पुराने विधायक या पूर्व सांसद को टिकट देने की बजाय प्रवीण को प्रेफर किया है। तो समाजवादी पार्टी का एक तो सपोर्ट, अखिलेश यादव खुद यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रवीण का अपना ओन कोई राजनीतिक इस तरह का जो रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन उनके साथ जिन जिन पार्टियों के मुखिया ने सपोर्ट उनको किया है, खासतौर से उनके पिता का जो एक काम करने का तरीका वहां पर रहा है गोरखपुर क्षेत्र में, उसका शायद उनको सियासी फायदा मिल सके। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मामला है कि समाजवादी पार्टी ने क्योंकि दोनों पार्टी को गले लगाया है, तो इसमें देखने वाली बात होगी कि ये जो पूरी चाल है, सियासी चाल समाजवादी पार्टी की, वो कितना सफल होगी। बिल्कुल, ये जो गठबंधन बनाया जा रहा है, जो रणनीति तैयार की जा रही है, कितनी कारगर होगी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी रणनीति बनाने में तो लगी है और उपचुनाव में पूरी ताकत जो है अपनी झोंक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी जोरों पर है। सीएम योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अधिकारियों मंत्रियों के साथ एक बैठक की है, समीक्षा बैठक, और इसके बाद सीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 21-22 फरवरी को प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट के कार्यक्रमों को लगभग अब आखिरी रूप दे दिया है। राजधानी लखनऊ को सजाया जा रहा है, स्मारकों को लेकर सड़कों को नया रूप दिया जा रहा है, न्यू लुक उन्हें दिया जा रहा है। और वहीं भवनों से लेकर चौराहों तक की अगर बात करें, बिल्कुल सूरत बदल गई है। इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसमें देश के कई बड़े उद्योगपति मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो 20 देशों के भी इन्वेस्टर्स को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टर्स समिट के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को भी निमंत्रण दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद है, उनके साथ कई केंद्रीय जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं वो कागजों का निरीक्षण पर जो पोस्टर है उसको देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक बिंदु खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उसको जांच रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए, पूरी तैयारी हो जाए। क्योंकि इन्वेस्टर में पूरी जो उद्योगपति आ रहे हैं वो सब कुछ दिखाया जा रहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं हर चीज को खुद सीएम अपनी नजरों से देखना चाहते हैं और कोई चूक न रह जाए। चूंकि पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तैयारी जो वो दिखाई दे रही है। तो ये कहा जा सकता है कि सीएम ने पूरी कमान खुद अपने हाथ में ले ली है। तो आप देख सकते हैं कि जो आईडीसी के चेयरमैन हैं अनूप चंद पांडे वो मौजूद हैं, उनके साथ निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि अब खुद सीएम हर चीज का जायजा स्वयं ले रहे हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ अजीत सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। तो इस इन्वेस्टर्स समिट का जायजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। सबसे अहम जो इस समारोह का जो मेन अट्रैक्शन रहेगा वो ये है कि इन्वेस्टर्स
ये जो समिट हो रही है ये आने वाले वक्त में क्या कहती है, किस तरह से फायदा पहुंचता है राज्य सरकार को, ये देखने वाली बात है। बहरहाल सीधा रुक कर रहे हैं अजीत की और हमारे संवाददाता। अजीत, सबसे पहले तो इससे जुड़ी अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है? काफी अहम ये समारोह कहा जा रहा है, फिलहाल तैयारियों का जायजा देखा हमने, आपने लिया है, इसके अलावा फिलहाल क्या ताजा अपडेट्स वहां से? बिल्कुल गीतांजलि, आपको बता दें कि जिस तरह की 21-22 फरवरी को उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है, इसमें देश ही नहीं दुनिया के कई नामचीन हस्तियां आ रही हैं। अगर उद्घाटन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, चाय पर उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। 8 बड़े उद्योगपतियों को उस कार्यक्रम में संबोधन का अवसर मिलेगा। इसके अलावा 6 जो पार्टनर कंट्री हैं, चाहे जापान की बात करें, थाईलैंड है, नीदरलैंड है और मॉरिशस है, उनको पार्टनर कंट्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उसकी तस्वीर अगर आप विजुअल में देखें तो पूरा बदल चुका है। और आज मुख्यमंत्री ने इसी सिलसिले में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो कार्यक्रम स्थल है वहां 1 घंटे तक सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, सुरेश राणा समेत कई मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश के सभी उन विभागों के प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष भी मौजूद थे जिनको इन्वेस्टर समिट में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने उस कार्यक्रम स्थल का खुद जाकर जायजा लिया और पैदल चलकर लगभग आधे घंटे तक उन्होंने पूरा जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जहां प्रधानमंत्री का मुख्य वक्तव्य होना है, भाषण होना है, जहां देश के उद्योगपतियों को बैठना है, जहां प्रदर्शनी लगना है, इस हाल में सेमिनार होना है, जहां 22 सेशन होंगे, चूंकि इसमें इन्वेस्टर समिट में दूसरे दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत 8 केंद्रीय मंत्रियों के भाषण होंगे। पहले दिन होंगे लगभग 9 केंद्रीय मंत्रियों के भाषण, कुल 18 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उन्होंने पहले समीक्षा बैठक की और फिर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की। और बात के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि जब उद्योगपति यहाँ आने को तैयार हैं, पहले वो आने को तैयार नहीं थे, हमने माहौल बनाया, हमने रोड शो किया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिले और उत्तर प्रदेश में उद्योगपति स्वयं बिल्कुल ये देखना ये है कि इन्वेस्टर समिट आने वाले वक्त में राज्य सरकार को कितना फायदा पहुंचाएगी। लेकिन ये तो तय है कि ये इन्वेस्टर समिट काफी महत्वपूर्ण है, हर लिहाज से महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह रही कि खुद मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत पूरी जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित नए पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल, लालकृष्ण आडवाणी समेत शीर्ष पार्टी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अमित भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि समय सीमा में कार्यालय का निर्माण हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये काम बजट की व्यवस्था से नहीं होता, ये तब होता है जब सपना हो और काम करने का जज्बा हो, तब जाकर ये काम पूरे होते हैं वक्त पर। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन टोली ने इस काम को बखूबी निभाया। जनसंघ और बीजेपी के नेता आजादी के बाद सभी प्रमुख जन आंदोलनों में सबसे आगे रहे। हमारी पार्टी राष्ट्रभक्ति के लिए प्रतिबद्ध है और दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न दलों को अपने कार्यालय लुटियन जोन से अन्यत्र ले जाने के लिए निर्देश दिए। बीजेपी ऐसा कदम उठाने वाली पहली राष्ट्रीय पार्टी बन गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन टोली ने इस काम को बखूबी निभाया है, परिपूर्ण किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन महापुरुषों के मार्गदर्शन में जिस यात्रा को हमारे लोगों ने प्रारंभ किया, आगे बढ़ाया, कहीं पर दूसरी पीढ़ी, कहीं पर तीसरी पीढ़ी, कहीं पर चौथी पीढ़ी काम कर रही है और इन सब ने एक लक्ष्य के साथ देश के लिए कुछ करने के इरादे के साथ जिस यात्रा को आगे बढ़ाया, वे सभी महानुभाव आज जहां भी होंगे उनके आत्मा को सर्वाधिक संतोष का ये पल होगा। और काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विवि में संघ समागम की तैयारी पूरी हो गई है। काशी में ऐसा पहली बार होगा जब महानगर के लगभग 25,000 स्वयंसेवक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में जुटेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले 3 दिनों के
प्रशिक्षण वर्ग में निकले सार को सार्वजनिक कर देशवासियों को संदेश देंगे। आपको बता दें कि संघ समागम के लिए विश्वविद्यालय परिसर में मंच तैयार हो गया है। केंद्रीय पदाधिकारियों समेत क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बैठने की व्यवस्था मंच के पास की गई है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। और उपेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। उपेंद्र, वहां से ताजा खबर, अभी क्या ताजा अपडेट्स, क्या तैयारियां तो बड़ी जोरों से चल रही है। बिल्कुल, देखिए तैयारियां जोरों पर है और ये पहला मौका भी है जब इतने बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी प्रशिक्षण चल रहा है। कुछ देर बाद करीबन जो संघ के सूत्रों का कहना है कि करीबन 1:45 बजे के आसपास संघ प्रमुख मोहन भागवत इस मंच पर आएंगे और यहीं से मंच से उनके सामने अभ्यास वर्ग होगा। अभ्यास वर्ग के बाद करीबन जो 2:45 बजे के आसपास उनका संबोधन होगा, वो संबोधन जिस पर न केवल सियासी निगाहें लगी हैं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से स्वयंसेवक हैं उनकी निगाहें लगी हैं। चूंकि ये चुनावी साल है, साल 2019 का चुनाव है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय प्रचारक थे, जितने भी जो है जिला स्तरीय पदाधिकारी थे, वो सब आए थे और पिछले 3 दिनों से उनके साथ मिनट टू मिनट जो है मुद्दे टू मुद्दे लगातार बात हो रही थी। हर मुद्दे पर बात हुई, हर उनके इलाके का फीडबैक लिया गया है और जो 3 दिन का फीडबैक आया है उसका कहा जा रहा है कि उसका निचोड़ जो होगा, उसका सार होगा, वही आज मूल मंत्र के रूप में संघ प्रमुख मोहन भागवत देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि उनके पहले किस तरीके से इस तैयारियों को वो प्रशिक्षण तैयारी हो रही है, किस तरीके से आत्मरक्षा के जो गुर हैं वो जो है जो भी स्वयंसेवक वो दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ा आयोजन है, काशी की धरती से है। यूं तो साल 2001 में भी जो है प्रयाग में इस तरीके का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद साल 2006 में काशी में भी इस तरीके का एक वृहद जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था। लेकिन ये पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की हुकूमत होगी। और उपेंद्र, यूं तो संघ प्रमुख मोहन भागवत माना ये जा रहा है कि संघ प्रमुख उपेंद्र, यूं तो संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार गुरु मंत्र देते हैं और काफी अनुभव है उनको इस गुरु मंत्र का रहता है, लेकिन इस बार कुछ खास क्या होने वाला है? क्या कुछ महत्वपूर्ण वो पहलू हैं जिनकी बातचीत इस समागम के दौरान होगी? देखिए, जो छनकर अब तक संघ के सूत्रों से जो छनकर बात सामने आ रही है वो ये है कि जैसे ही केंद्र में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हुकूमत आती है, उसके बाद अचानक जो है जो स्वयंसेवकों की संख्या होती है जिले में वो अचानक बढ़ जाती है। तो एक ये बड़ा गंभीर चिंतन सामने आया है संघ की 3 दिन के जो प्रशिक्षण बैठक थी कि उसमें कि बहुत सारे स्वयंसेवक नए जुड़े हैं जो भाजपा की सरकार आने के बाद जुड़े हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नए स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं ये उन पुराने कार्यकर्ता जो लंबे समय से संघ के साथ जुड़े रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो अनुपात है जिसके संतुलन, बिल्कुल उसको बराबर रखना होगा, उसको संतुलन बनाना होगा, सामंजस्य बनाना होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। मथुरा नगर कोतवाली क्षेत्र के खारी कुआं के पास 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों के लोग अपनी अपनी छतों पर चढ़कर एक दूसरे के घरों पर पथराव करते रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बवाल के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीछे वाली दीवार में तोड़-फोड़ कर रहे थे, बस मैंने जाके कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो? भाई मिस्त्री से बात हुई थी, इनसे बात भी हुई थी, कितने में तो उन्होंने पथराव कर दिया। बस छोटा था, छोटे का लड़का चांद, नासिर, राज पीछे लैट्रिन जो बनी हुई है हमारी सदियों से, हमारी वो लैट्रिन, और अब तो हमारा मकान भी बन चुका है। पीछे से दीवार तोड़ रहे थे, तो इसलिए भैया ने ना करे दीवार पर तोड़, इसलिए ये पे फेंकी ऊपर से पथराव करा है लड़कियों ने आनकर और आदमियों ने। तो आपने देखा कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आपसी विवाद किस तरह से भयावह रहा होगा। प्रवीण
शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। प्रवीण, ये तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों पक्षों के बीच विवाद कितना ज्यादा रहा होगा। पुलिस वहां पर पहुंची है, क्या शिकायत दर्ज हुई है, क्या कोई गिरफ्तारी, किसी को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट्स? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से जो कासुनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, मारपीट के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने अपनी छतों से पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। उसको पत्थर फेंके जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया। बताया जा रहा है कि आज सुबह गेट लगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, उसी को लेकर मारपीट शुरू हुई थी। मारपीट होते होते एकदम ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। पुलिस मौके पर पहुंची है, 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और दोनों मामले की जांच की जा रही है। वहीं घायलों का उपचार निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। बता दें कि करीब आधा घंटे तक इन दोनों ने दोनों छतों पर चढ़ के आपस में पत्थर फेंके और जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और हाथरस में तारकोल से भरा तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना सिकंदराव क्षेत्र के नगला विजनगांव की है। रात में सूचना प्राप्त हुई थी, लोकल पुलिस वहां पहुंच गई थी और वहां पर वो उसके जो 3 लोग उसमें दब गए थे उनको बॉडी निकाल लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम और क्रिमिनल की कार्रवाई उनकी की जा रही है। उनको परिजन को सूचित कर दिया गया, परिजन आ गए हैं। और सुल्तानपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के बढ़िया बीर में सड़क किनारे एक खड़ी स्कूली वैन में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से वैन में रखे गैस सिलेंडर में तेजी से विस्फोट हुआ। देखते ही देखते वैन जलकर खाक हो गई। और झांसी बहुआ सागर मार्ग पर पिछले 13 घंटे से ट्रैफिक जैम है। आपको बता दें कि ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर फंस गया है। इसके बाद ये भीषण जैम लगा। जैम लगने की वजह से लोग भूख प्यास से बेहाल हैं। झांसी जिला प्रशासन जैम खुलवाने में जुटा है, लेकिन हजारों की तादाद में वाहन मार्ग के दोनों तरह फंसे हैं। दोनों तरफ ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वाहन वहां पर कतार लगाए खड़े हैं। काफी मुश्किलें जो हैं वो आ रही हैं। और अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को थोड़ा सा संभल कर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर सकता है। मथुरा मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर फालिन गांव में हर साल 25 फीट ऊंची हेलिकार रखी जाती है और होलिका के दिन इसका दहन किया जाता है। लेकिन इन सबके बीच जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि उसी दिन रात 12 बजे के बाद अंगारे के बीच से निकलता है बाबूलाल पांडा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बाबूलाल इन दहकती हुई आग से निकल रहा है। उसे खरोच नहीं आती। बाबूलाल की इस हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com लॉग इन करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज उत्तरकाशी के सांवड़ी गांव जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। अग्निकांड पीड़ितों को बांटेंगे आपदा राहत चेक। 46 हुए थे खाक। करीब 500 मवेशियों की झुलस कर हुई थी। राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लगा झटका। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड समेत 17 राज्यों में घटा लिंगानुपात।
उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में हुआ इजाफा 16,254 रुपए की बढ़ोतरी। अर्थ और संख्या निदेशालय ने जारी किए आंकड़े। राज्य में अगले 4 दिन मौसम शुष्क और सामान्य रहने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 22 फरवरी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। हरिद्वार में बहादुराबाद इलाके में नदी में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल। इस हादसे में एनएचएआई विभाग की लापरवाही आई सामने। निर्माणाधीन पुल पर नहीं लगाया था डायवर्शन साइन। राजाजी टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर अब तक 24 हाथियों की मौत। शनिवार को हुई थी हाथी की मौत पर रेलवे ने दी सफाई, तो पार्क प्रशासन ने सफाई पर उठाई सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी में यमुना घाटी के सावणी गांव जाएंगे और अग्निकांड पीड़ितों के साथ वार्ता करेंगे। इसी के साथ ही उन्हें आपदा राहत चेक भी वितरित करेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार रात करीब 1 बजे यहां अग्निकांड हुआ था, जिसमें करीब 46 मकान जलकर खाक हुए थे। इसी के साथ ही इस अग्निकांड में 500 से ज्यादा मवेशी जलकर मरे थे। और वहीं उत्तरकाशी रवाना होने से पहले क्या कुछ कहा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जरा देखिए। बड़ा ही भीषण कांड हुआ है और मैं देख रहा हूं कि पिछले कई वर्षों से लगभग लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं वहां पर हो रही हैं और मवेशियां तो शिकार हो ही रही हैं, लोगों के घर जल रहे हैं, कई बार मानव हानि भी वहां पर हुई है। मैं समझता हूं कि पिछले अगर 8-9 साल का इतिहास देखें तो 5-6 घटनाएं वहां पर हुई हैं। तो अब ढूंढना पड़ेगा कारण क्या है और इसलिए कुछ दीर्घकालिक विचार वहां के बारे में करना होगा। आज मैं वहां पर जा रहा हूं और जो भी राहत सरकार की ओर से दी जा सकती है उनको दी जाएगी, लेकिन उनके जो कष्ट हैं, उनके जो तकलीफ हैं, उसमें शामिल होना ये ज़्यादा बड़ा मकसद है। सरकार उनकी स्वयं भी और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि उनको मदद पहुंचाएं। तो इस अग्निकांड में जितने पीड़ित थे उनको मदद दी जाएगी। सरकार की ओर से क्या कुछ मदद दी जाएगी, हमारे संवाददाता हरीश बने हुए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे उत्तरकाशी के यमुना घाटी, क्या कुछ अपडेट्स? जी देखिए गीतांजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते गुरुवार रात को जबरदस्त अग्निकांड के बाद जहां 46 लोगों के मकान जलकर राख हो गए थे, जिसमें कई बेजुबानों की मौत भी जलकर हो गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और फौरी तौर पर तत्काल सहायता ग्रामीणों की लगभग 52 परिवार वाला सावणी गांव के जो पीड़ित परिवार हैं उनको तत्काल राशि और 3800 प्रत्येक परिवार को मुआवजा भी दिया गया। जिसके बाद आज सीएम खुद 11:15 बजे मोरी ब्लॉक के सावणी गांव पहुंच चुके हैं और जो पीड़ित परिवार है उनका हालचाल जान रहे हैं। जी गीतांजलि, कितने बजे तक पहुंचेंगे, क्या तय कार्यक्रम रहेगा उसके बाद? हरीश जी, गीतांजलि कुछ ही देर पहले लगभग 11:15 बजे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सावणी गांव पहुंच चुके हैं, जिनके साथ जिले के आला अफसर भी मौजूद हैं और जो सीएम त्रिवेंद्र हैं वो गांव के जो पीड़ित परिवार है उनको ढांढस बना रहे हैं और हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। जी गीतांजलि, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश पूरी जानकारी के लिए। बड़ा ही भीषण कांड हुआ है और मैं देख रहा हूं कि पिछले कई वर्षों से लगभग लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं वहां पर हो रही हैं और मवेशियां तो शिकार हो ही रही हैं, लोगों के घर जल रहे हैं, कई बार मानव हानि भी वहां पर हुई है। मैं समझता हूं कि पिछले अगर 8-9 साल का इतिहास देखें तो 5-6 घटनाएं वहां पर हुई हैं। तो अब ढूंढना पड़ेगा कारण क्या है
और इसलिए कुछ दीर्घकालिक विचार वहाँ के बारे में करना होगा। आज मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और जो भी राहत सरकार की ओर से दी जा सकती है उनको दी जाएगी, लेकिन उनके जो कष्ट हैं, उनके जो तकलीफ हैं, उसमें शामिल होना ये ज़्यादा बड़ा मकसद है। सरकार उनकी स्वयं भी और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि उनको मदद पहुंचाएं। और वहीं उत्तरकाशी पेड़ से लटका शव मिला है, वहां व्यक्ति का शव मिला है। 43 वर्षीय व्यक्ति का पेड़ से लटका शव चंद्रमोहन भारती मृतक का नाम बताया जा रहा है। दरअसल काफी वक्त से वो तनाव में था। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। ज्ञानसू वार्ड नंबर 3 की घटना, कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला। और हरिद्वार से खबर, जहां बहादुराबाद थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में महंत भगवान दास निवासी मायापुर और उपेंद्र गोस्वामी गुड़गांव की मौत हुई है। निर्माणाधीन पुल पर डायवर्जन साइन नहीं था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि कोर कॉलेज के पास कार नदी में गिर गई। 5 लोग इस कार में सवार थे। 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। 3 लोगों की मौत के बाद जो अन्य लोग थे उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहादुराबाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। और उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,77,356 रुपए हो गई है, जबकि बीते साल की अगर बात करें प्रति व्यक्ति की आय 1,61,102 रुपए थी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में 16,254 रुपए की बढ़ोतरी हुई। राज्य के अर्थ और संख्या निदेशालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक उत्तराखंड राष्ट्रीय औसत आय से काफी आगे निकल गया है। बता दें कि इस वक्त राष्ट्रीय औसत आय 65,574 है। ये आंकड़े साल 2011-12 के आधार पर तय किए जाते हैं। एक तरफ जहां प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, वहीं राज्य की विकास दर में गिरावट आई है और बीते 3 सालों से लगातार घट रही है। आर्थिक विकास दर 2015-16 की अगर बात करें तो 7.52%, वहीं 2016-17 की अगर बात करें तो 6.95%, मौजूदा वित्त वर्ष की अगर बात करें तो 6.77% ये रह गई है। और वहीं राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर की। सीएम ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में एक साल में करीब 16,000 रुपए का इजाफा हुआ। स्टडी करके कुछ बता पाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज नेशनल एवरेज से हम काफ़ी आगे बढ़े हैं और विशेषकर इस एक साल में लगभग 16,000 रुपया पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ी है। तो ये मैं अपने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई दूंगा और आगे के लिए शुभकामनाएं दूंगा। और राज्य सरकार भले ही पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में लिंगानुपात सुधारने के दावे कर रही है, लेकिन राज्य में लिंगानुपात घट रहा है। स्थिति अब ठीक नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर अभियान तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट की अगर बात करें तो उत्तराखंड समेत देश के 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर लिंगानुपात में गिरावट आई है। उत्तराखंड में 27 अंकों की गिरावट आई है। और खासतौर पर अगर बात करें उत्तराखंड में जन्म के समय लिंगानुपात 1,000 लड़कों पर 844 लड़कियों का है, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में कुल लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 963 महिलाओं का है। जन्म के वक्त बेटियों की संख्या में कमी आई है, वाकई एक चिंता का कारण है। और अब बात विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के हालिया बयानों के बाद देर से ही सही लेकिन संगठन हरकत में आया है। बीजेपी ने अपने विधायक चैंपियन को नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसमें ये नोटिस है कि उन्हें जवाब देना होगा। कारण बताओ ये नोटिस है और अनुशासनहीनता का इन्हें दोषी माना गया है। चैंपियन से इस बयानों का स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पार्टी उनके खिलाफ
सख्त निर्णय लेगी। हाल ही में विधायक चैंपियन ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विवादित बयान दिए थे और इतना ही नहीं, उस सरकार की शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी कर आए थे। 14 और 15 फरवरी को जो प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ भी उनसे संबंधित खबरें आई हैं, उनका गहन परीक्षण किया गया। पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रथम दृष्टया ये अनुशासनहीनता का मामला बनता है। इसके लिए कुंवर प्रणब सिंह जी को कारण बताओ नोटिस पार्टी ने जारी किया। कितने दिन में इसका जवाब देंगे? हमारे संविधान में 10 दिन में उत्तर देने की व्यवस्था है। 10 दिन का समय उनको दिया गया। और वहीं काशीपुर पहुंचे मसूरी बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने प्रणब चैंपियन के मामले पर कहा है कि पार्टी से सर्वोपरि कोई नहीं, इसकी गाइडलाइन से हटकर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का पद सम्मानित पद है, जिसके लिए अनुशासन समिति अपना काम कर रही है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, कोई कितना भी बड़ा जन नेता हो, अगर जो पार्टी के खिलाफ जाएगा, प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री सर्वोपरि होते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं, उसकी जांच अनुशासन समिति कर रही है और जांच में जो भी पाया जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा अध्यक्ष जी ने आपने देखा होगा, उनका बयान भी आपने सुन लिया होगा। और चारधाम यात्रा के किराए में लगभग 18% की बढ़ोतरी के बाद अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पूरे देश में जिस तरह के हालात हो गए हैं, जिस तरह से चीजें महंगी हो गई हैं, और स्वाभाविक है कि इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ती जाएगी। सरकार को चाहिए कि वो हालातों पर नियंत्रण रखे। तो सरकार की मजबूरी है, क्योंकि आज आप देख लीजिए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी अपने चरम पर है, तो स्वाभाविक बात तो बढ़ना ही था। इसको कैसे नियंत्रित सरकार कर पाएगी? अगर सरकार को चारधाम यात्रा में किराया नहीं बढ़ाना है तो सब चीजों को नियंत्रित करने का काम करना पड़ेगा राज्य सरकार को। तो ये तो केंद्र सरकार के अधीन है। और कोटद्वार की पहचान कहे जाने वाले कण्वाश्रम का विकास अब नई योजना के तहत किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में कण्वाश्रम अपनी पहचान बनाए, इसके लिए सरकार इस आश्रम को कृषि पद्धति से बनाने की तैयारी में है। इससे पहले यहां पर झील बनाए जाने की प्लानिंग थी, लेकिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि आश्रम में झील बनाने से कुछ नहीं होगा। सरकार बड़े स्तर पर इसका विकास करेगी। आश्रम के अंदर क्या हुआ कि जब बादल फट गया तो उसके बाद वो पूरा रिव्यू किया गया और मैंने ये अपेक्षा किया है कि उसको ऋषि पद्धति से बनाया जाए, नहीं तो वहाँ तालाब और फुवारे बन रहे थे और मैं समझता हूँ उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं था। तो अब हमने ये कहा है कि उस आश्रम है तो आश्रम पद्धति के आधार पर बनाइए, उसका थीम जो होगा वो ऋषि पद्धति होगी, तो उसी पर हम बनाने जा रहे हैं। और वह विशाल प्रतिमा लगेगी भरत की, जिसके नाम से ये भारतवर्ष हुआ है। शकुंतला, दुष्यंत और कर्ण आश्रम में कर्ण ऋषि की मूर्ति लगेगी, तो इसको हम बनाने जा रहे हैं। और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा एक सप्ताह के अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। सभी विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्या सुन रहे हैं। टमटा ने इरशाद हुसैन की रिपोर्ट को लागू करने के लेकर राज्य सरकार से दोबारा से मांग की है। टमटा ने कहा है कि जब रिपोर्ट सरकार के पास है तो उसे लागू क्यों नहीं कर रही। राज्य में आरक्षण का लाभ भले मिलने से हजारों कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल पा रही। लंबे समय से मांग है इरशाद आयोग की, पिछले सरकार ने गठन भी कर दी थी। अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए और साथ कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने आ भी चुकी है। आखिर सरकार अब क्यों फैसला नहीं लेती है, जब देश का सबसे बड़ी न्यायालय कहती है कि संवैधानिक है आरक्षण, हर राज्य अपनी अपनी स्थिति का आकलन करके आयोग बना करके उसकी रिपोर्ट दे, और जब उसकी रिपोर्ट संस्तुति आ चुकी है तो क्यों नहीं
उन इरशाद कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर पदोन्नति व आरक्षण देती है। और ये फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। राजाजी टाइगर रिजर्व से गुजरने वाला 24 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक हाथियों के लिए कब्रगाह साबित हो रहा है। शनिवार सुबह हुई शिशु हाथी की मौत समेत इस ट्रैक पर अब तक 24 हाथियों की ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी है। ये दर्दनाक घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये दुर्घटनाएं यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक है। पार्क प्रशासन कई बार रेलवे को ट्रैक के दोनों ओर जरूरी सुरक्षात्मक उपाय करने का प्रस्ताव भेज चुका है, लेकिन रेलवे ने सुरक्षा को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया। हालांकि रेलवे के अधिकारी सफाई जरूर दे रहे हैं। शनिवार को शिशु हाथी की मौत पर रेलवे का कहना है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन पार्क प्रशासन रेलवे अधिकारियों की इस सफाई पर सवाल खड़े कर रहा है। कोहरे होने की वजह से ड्राइवर 2205 का जो ड्राइवर था उसको स्पष्ट दिखाई दे दिया और वो 48 की स्पीड पे था। जो स्पीड चेक की गई 48 की स्पीड पे उसको उससे हिट हुआ है और हिट होके किनारे रगिंग होके किनारे पे जा गिरा है। और फॉरेस्ट जो है हम लोग डर का कोशिश करता है कि ना हो, लेकिन अगर अचानक ब्रेक मारेगा तो पैसेंजर को चोट लगेगी। इस वजह से ड्राइवर वैसे कॉशियसली चलते हैं, लेकिन वो है कि दुर्भाग्यवश घटना हुई है। यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ ये ट्रैक करीब करीब सीधा है, 1-1.5 किलोमीटर तक कोई कर्व नहीं है। तो मेरे को तो बिल्कुल लापरवाही लगता है प्रथम दृष्टया कि ड्राइवर ने इसको देखा क्यों नहीं। एलिफेंट इतना बड़ा जानवर होता है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं दिखेगा। और जो अभी पूछताछ में इन्होंने बताया है कि उस समय कोहरा बहुत था, तो अगर बहुत ज़्यादा कोहरा है तो ऐसे में तो ट्रेन को फ्लाई करना भी मानव जीवन के लिए भी खतरनाक है और जो लोग ट्रेन पे सवार है उनके लिए भी खतरे की बात है। अगर मान लो कि एलिफेंट की वजह से ट्रेन ही कहीं कोलैप्स कर गई तो वो उसमें मानव क्षति भी हो सकती है। तो ये कोई इशू नहीं है कि ये जो है वहाँ से यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा था। और स्ट्रेट वे ट्रैक में नहीं दिखाई देना ये निश्चित रूप से ड्राइवर और रेलवे डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। और उत्तराखंड में अगले 4 दिन मौसम पूरी तरह से शुष्क और सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 4 दिन राज्य में बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं। हालांकि 22 फरवरी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक मैदानी इलाकों में भी मौसम में बदलाव की फिलहाल कोई संभावना नहीं। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान 4 दिन तक पूरी तरह से शुष्क रहेगा मौसम। 4 दिन तक बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं। 22 फरवरी के बाद बारिश और बर्फबारी की संभावना। और दून की फिजा में सांस लेना दूभर होता जा रहा है, ये हम नहीं आंकड़े कहते हैं। और ये आंकड़े देखने के बाद आपको भी सचेत होने की जरूरत है। देश दुनिया में उत्तराखंड की छवि उन राज्यों में है जिसे पर्यटन की दृष्टि से परिपूर्ण माना जाता है। शहरी चकाचौंध से त्रस्त लोग पहाड़ की आबोहवा में खुली सांस लेने आते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश की आबोहवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है, जिसका खुलासा वायु प्रदूषण मापने वाली मशीन थर्मो साइंटिफिक ने किया है। साल 2011 में ISBT 138, घंटाघर 185, रायपुर 140। 2012 में ISBT 177, घंटाघर 177, रायपुर 163। साल 2013 की बात करें तो ISBT 168, घंटाघर 139, रायपुर 129। और साथ ही साल 2014 की बात की जाए तो ISBT 187, घंटाघर 153, रायपुर 145। साल ISBT घंटाघर रायपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर। वहीं साल 2015 ISBT 238, घंटाघर 160, रायपुर 155, हरिद्वार 123, ऋषिकेश 109, हल्द्वानी 139, रुद्रपुर 124, काशीपुर 114। और साल 2016 में ISBT 288, घंटाघर 180,
रायपुर 245, हरिद्वार 128, ऋषिकेश 118, हल्द्वानी 129, रुद्रपुर 142, काशीपुर 121 और साथ ही 2017 की बात की जाए तो इसमें भी ISBT 287, घंटाघर 188, रायपुर 217, हरिद्वार 99, ऋषिकेश 133, हल्द्वानी 124, रुद्रपुर 128 और काशीपुर 115। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि जिम्मेदार है इसका, उनके जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, जब हम उन्हीं के मॉनिटरिंग स्टेशंस का डाटा देख रहे हैं तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पोल्यूशन जो है वो बड़ा है। एक खैर दूसरी वास्तविकता ये भी है कि खाली देहरादून ही क्यों, अगर हम पूरे देश की बात करें तो इस समय पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के पिछले कई वर्षों में उभरा है। हर सर्दियों में हम लोग दिल्ली के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और यहाँ पर भी वही है। जब से राज्य बना, जब से राजधानी बनी, डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह का प्रदूषण धूम्रपान करने से भी ज्यादा घातक होता है। अस्थमा के मरीजों को ऐसे में ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। ये जो प्रदूषण की मात्रा है, जब वो PM 2.5 से ऊपर जाता है तो वहाँ पे वो हमारे सांस की नलियों में इस तरह के परिवर्तन करता है कि बलगम ज़्यादा बनता है और सांस के अंदर, सांस की नलियों में संकुचित होनी शुरू हो जाती हैं और वो एस्मा का एक रूप ले लेती हैं। तो दूसरा, जब इतना प्रदूषण बढ़ता है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारी स्थिति उस सिगरेट पीने वाली सज्जन के बराबर हो जाती है जो दिन में 20 सिगरेट के बराबर पी रहा है। देश दुनिया के अन्य भीड़ भरी और प्रदूषित जगहों को छोड़ लोग उत्तराखंड प्रकृति की गोद में शांति और शुद्धता की तलाश में आते हैं, लेकिन यहाँ की यह स्थिति हैरान करने वाली है। देहरादून से ETV न्यूज के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और वहीं चार धाम पैदल यात्रा का प्राचीन रास्ता दोबारा से शुरू करने को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्राचीन काल में चार धाम यात्रा को लेकर बने पैदल मार्गों को फिर से शुरू करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग एक कार्य योजना पर विचार कर रहा है। चार धाम पैदल यात्रा सर्किट योजना के तहत इस कार्य योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। इससे पहाड़ के दूरस्थ गाँवों का विकास होने के साथ ही टूरिस्ट विलेज योजना भी विकसित होगी। प्राचीन काल में लोग यहाँ से पैदल यात्रा करते थे और अपने जीवन को धन्य मानते थे और वो यात्रा हम फिर से जीवंत कर रहे हैं और उसमें चट्टी हैं, हमारे पड़ाव हैं, धर्मशालाएं हैं, उन सबको हम रिवाइव कर रहे हैं। 3000 साल पहले से चले आ रहे चार धाम के इस पैदल ट्रैक को सरकार सर्किट के रूप में विकसित करेगी। वहीं सतपाल महाराज ने कहा है कि प्राचीन मार्ग से जुड़ी जानकारियां देने वालों को सरकार पुरस्कृत भी करेगी। वहीं इतिहासकार भी इस फैसले को सही मान रहे हैं। अब कुछ नए लोग ट्रैकिंग करना जानते हैं और तो उस ट्रैकिंग के लिहाज से ये यात्रा रूट की चट्टियों को पुनर्जीवित किया जाए। जिन लोगों की चट्टियां हैं उन्हीं को नए ढंग से प्रशिक्षण दे करके और उनको ये कहा अब आपको ये सुविधाएं भी अपनी तरफ से दे दीजिए। और जो सेवा भावना प्राचीन था वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज व्यावसायिकता का समय है तो व्यावसायिकता के दौर में उनको नए ढंग से प्रशिक्षण किया जाता है कि जो मेहनत और ईमानदारी का पाठ पूरा हिंदुस्तान का यात्री लिहाज से लेके जाता था वो जीवित रहे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आने वाले देशी और विदेशी सैलानियों के लिए ये एक अलग अनुभव होगा। बस जरूरत है तो इस परियोजना के जल्द पूरा होने की। ETV के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com लॉगिन करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।